हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित सिंह करता हूं आपका स्वागत आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज़ अमित क्लासेस फॉर इकोनॉमिक्स में। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। कि भाई जो आपका डिमांड या जो सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज का, उसमें अगर चेंज आता है किसी तरीके से, जो हमने पहले डेराइव किया था, डिमांड के बारे में डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर, और सप्लाई के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो इसका ओवरऑल जो हमारी एक्सचेंज रेट पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो उसको हमें जो है डायग्रामेटिकली जो है वो क्या करना है, शो करना है। और साथ ही जो है इसके जो है कुछ कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे उनके बारे में जो हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे चेंज इन डिमांड के बारे में, कि अगर जो फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड जो है वो किसी वजह से चेंज हो जाता है तो फॉरेन एक्सचेंज रेट पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो उससे पहले जो है थोड़ा सा जो है कुछ बेसिक है वो आप देख लीजिए। कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे हम डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे जो है मैं एक डायग्राम जो है आपके लिए ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे मैंने जो है फॉरेक्स लिया है, और यहाँ पे जो है मैंने क्या लिया है, एक्सचेंज रेट लिया है। और ये एक्सचेंज रेट जो है रुपीज़ में जो है एक्सप्रेस है, और ये रुपीज़ है इन टर्म्स ऑफ $1 की हमने बात की है कि $1 इज इक्वल टू डिमांड कर्व जो आपका कैसा होता है, नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व है। तो नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व जो डिमांड कर्व वो ये शो करता है कि जो पहला जो कोज होगा, जो इंडिपेंडेंट कोज है, वो आपका एक्सचेंज रेट है। अगर एक्सचेंज रेट R1 से जो है R2 हुआ है, कम हुआ है, तो उसकी वजह से जो है जो डिपेंडेंट चेंज है वो आपकी फॉरेक्स की डिमांड में चेंज आया है। आप जो है OX1 से जो है OX2 जो है वो क्या करने लगे हैं, जो एक्सचेंज है उसको डिमांड करने लगे हैं। तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट कोज है, जो पहले चेंज आया है वो एक्सचेंज रेट में आया है, और फिर जो आपका जो है डिमांड में चेंज आया है, तो इसको हम दिखाते हैं स्लोप ऑफ डिमांड कर्व के थ्रू। लेकिन अगर पहले डिमांड में चेंज हो और उसके बाद जो है एक्सचेंज रेट में चेंज आए, तो उसको हम जो दिखाते हैं वो क्या दिखाते हैं, थ्रू शिफ्टिंग दिखाते हैं। कि आपका डिमांड कर्व या तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, आपका डिमांड कर्व जो है लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो जब भी डिमांड कर्व जो है राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो हम इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, और लेफ्ट की तरफ आपका डिमांड अगर शिफ्ट करता है तो इसको हम बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। तो यहाँ पे हमें जो है इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड का जो है फॉरेन एक्सचेंज पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, उसको क्या करना है, स्टडी करना है। तो करते हैं। तो ये आपके पास जो है डायग्राम जो आपकी बुक से जो है लिया गया है, अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। तो इनिशियल जो डिमांड कर्व है वो आपके लिए क्या है, DD जो है वो आपका डिमांड कर्व है, दिस वन। और इनिशियल जो सप्लाई कर्व जो है वो S जो है सप्लाई कर्व है। और इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे आया है, इस पॉइंट पे आया है। ये जो रेट जो सेट हुई है, ये इक्विलिब्रियम रेट जो है एक्सचेंज रेट है। और ये जो OQ जो अमाउंट आया है, ये वो फॉरेन एक्सचेंज है जिसको सेल और परचेज किया जा रहा है इन डोमेस्टिक इकोनॉमी। ठीक है जी। तो ये डिटर्मिनेशन कैसा आया है, इसके लिए जो है आप प्रीवियस वीडियो जो है प्लीज़ चेक कर लें, वहाँ से जो है आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी हम ये मान के चलते हैं कि हाँ, इक्विलिब्रियम के बारे में आप पूरा समझ चुके हो, और स्लोप ऑफ डिमांड कर्व के बारे में आप जानते हो, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व के बारे में आप जानते हो, मतलब सप्लाई कर्व क्या है फॉरेन एक्सचेंज का, और डिमांड जो है कर्व क्या है फॉरेन एक्सचेंज के लिए, वो आप सब चीज़ें जानते हो। तो अभी हम ये बात कर रहे हैं कि जो डिमांड जो है वो आपका क्या हो चुका है, D से D1 हो चुका है। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कि आपका जो डिमांड है वो क्या हो गया है, इंक्रीज़ हो गया है एट गिवन एक्सचेंज रेट। मतलब अभी एक्सचेंज रेट यही है, और आप ये अमाउंट जो है क्या कर रहे थे, फॉरेन एक्सचेंज कोई डिमांड कर रहे थे। अभी जो है इस एक्सचेंज रेट पे आपने क्या कर दिया है, मान लेते हैं ये जो एक पॉइंट आया है, आपने यहाँ पे लिख देते हैं OQ2। तो आपने ये जो अमाउंट है फॉरेन एक्सचेंज का जो है डिमांड करना स्टार्ट कर दिया, मतलब आप इतना फॉरेन एक्सचेंज जो है परचेज़ करना चाहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया। तो मतलब ये किसकी वजह से आया है, ये एक्सचेंज रेट में चेंज होने की वजह से नहीं आया। शायद जो एक्सटर्नल फैक्टर थे, आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस थे, ठीक है जी, आइडियोलॉजी थी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, उनमें कुछ जो है चेंज आया था, जिसकी वजह से आपके जो पैटर्न है कंजम्पशन का वो चेंज हो गया, और आपको जो है फ़ॉरेन जो गुड्स एंड सर्विसेज जो है फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जो प्रोड्यूस होती हैं, उनके लिए आप जो है थोड़ा सा ज़्यादा उनको आप पसंद करने लगे हो। तो ऐसी कंडीशन में जो है आपका जो है डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ही ये राइटवर्ड शिफ्ट होता है, तो अगर आप सप्लाई को देखेंगे, सप्लाई कर्व जो है
वो ये जो एस एस है, जो आप इस जो है आप ब्लू कलर से हम इसको जो है नोट कर देते हैं, और जो आपका डिमांड कर्व जो है वो रेड से ही हम ले लेते हैं। तो आप यहाँ से जो अब डिमांड कर्व जो है वो डी की बजाय क्या हो चुका है, आपका D1 हो चुका है। ये जो है आपका डिमांड कर्व जो है बन चुका है, जिसको मैंने येलो से जो है क्या किया है, आपको शो किया है कि ये आपका जो है नया डिमांड कर्व हो चुका है D1। तो E से लेके ये जो पॉइंट है आपका E से लेके A तक गिवन एक्सचेंज रेट पे क्या हो गया है कि जो सेलर्स जो है वो सिर्फ OQ अमाउंट ही बेचना चाहते हैं फॉरेन एक्सचेंज का, लेकिन जो आप परचेज करना चाहते हैं वो क्या चाहते हैं, OQ2 चाहते हैं। तो ये E से जो A जनरेट हुआ है ये आपका क्या हो गया है, एक्सेस डिमांड जो है आ गया है, एक्सेस डिमांड। तो ये आपका जो है फॉरेन एक्सचेंज का एक्सेस डिमांड हो गया। और प्रीवियस जो वीडियो में हमने चेक किया था कि जब भी एक्सेस डिमांड होगा मतलब ऐसे लोग ज़्यादा होंगे जो डॉलर को परचेज करना चाहते हैं और ऐसे लोग कम हैं जो डॉलर को बेचना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो डॉलर परचेज करने वाले हैं वो ज़्यादा बिडिंग करेंगे, वो ज़्यादा जो है एक्सचेंज रेट जो है ऑफ़र करेंगे कि भाई हम अगर हम आर को जो है मान लेते हैं 50 मान लेते हैं, 50 पे उनको अगर डॉलर अवेलेबल नहीं है तो शायद वो 55 ऑफ़र करें, 60 ऑफ़र करें। मीन्स आपका एक्सचेंज रेट जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब भी एक्सेस डिमांड होगा तो आपका जो एक्सचेंज रेट जो है वो क्या होगा, टेंड्स टू इंक्रीज, वो इंक्रीज करेगा डिमांड में शिफ्ट होने की वजह से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एप्रिशिएशन बोलते हैं फॉरेन करेंसी के अंदर। एप्रिशिएशन आया है, ठीक है जी। किस में आया है ये एप्रिशिएशन, फॉरेन करेंसी में। एप्रिशिएशन का मतलब होता है कि वैल्यू का इंक्रीज हो जाना, और हमारे जो फॉरेन करेंसी जिसको हम परचेज करना चाहते हैं उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, बढ़ गई, क्योंकि एक्सचेंज रेट बढ़ गई है। और जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है, अगर हम डोमेस्टिक करेंसी की बात करें तो उसमें क्या आया है, उसमें आया है डेप्रिशिएशन, ठीक है जी। डेप्रिशिएशन किस में आया है, डोमेस्टिक करेंसी में आया है, क्योंकि जब भी एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो हमने ये देख लिया था कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप यहाँ से जो है नोट मेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं कि जब भी जो है डिमांड इंक्रीज़ हो जाए और सप्लाई में किसी प्रकार का कोई चेंज ना आए, फॉरेन एक्सचेंज की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में एक्सेस डिमांड क्रिएट होगा, और एक्सेस डिमांड जो है वो क्या करेगा, डेप्रीशिएशन लेके आएगा इन डोमेस्टिक करेंसी, और एप्रीशिएशन लेके आएगा इन फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी और डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जैसे ही डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम होगी एक्सचेंज रेट बढ़ने से, तो हमारे लिए विदेशों में जो चीज़ें खरीदना है वो क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। और महंगा हो जाएगा तो जो आपके इंपोर्ट्स हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। आप जो डायरेक्ट परचेज करते थे फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो आपकी क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे कम हो जाएंगी। और आपका जो बाहर जाने का, पढ़ने का जो कुछ अलग प्लानिंग थी, घूमने की प्लानिंग थी, वो आप क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो आपका डिमांड जो है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। और कब तक होता जाएगा, जब तक वो दोबारा से सप्लाई को क्या कर दे, इंटरसेक्ट ना कर ले। तो इसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो आप यहाँ से E1 जो पॉइंट है आपका, और ये जो A पॉइंट है, यहाँ तक आपके अंदर जो है डिमांड में क्या आया है, कॉन्ट्रैक्शन आया है। सप्लाई जो है आप यहाँ पे हैं E पे, तो एक्सचेंज रेट बढ़ गया है, तो फॉरेनर्स के करेंसी में अप्रिशिएशन आ चुका है, उनकी वैल्यू बढ़ चुकी है जो है करेंसी की। आपके देश में उनके लिए चीज़ें खरीदना जो है क्या हो गया है, सस्ता हो गया है। तो आपके एक्सपोर्ट्स वगैरह बढ़ेंगे, वो बाहर से लोग आपके देश में घूमने आएंगे, इलाज करवाने के लिए आएंगे, पढ़ने के लिए आएंगे, मतलब कुछ एक्स्ट्रा पैसा जो है आपको सप्लाई में जो है फॉरेन करेंसी का मिलेगा, जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा कि एक्सचेंज रेट चेंज होगी तो उससे आपकी सप्लाई में क्या आने वाला है, एक्सटेंशन आने वाला है। और वो कहाँ तक आएगा, वो E से लेके E1 तक आएगा, E से लेके E1 तक जो है ये आएगा। और ये दोनों जो है दोबारा जो है क्या करेंगे, डिमांड और जो कर्व है, न्यू डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जो है फिर दोबारा से इंटरसेक्ट करेंगे एट पॉइंट E1, और ये आपका क्या हो जाएगा, न्यू इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट हो जाएगी, जिसको हमने R1 से नोट किया है। आप इसको देख लें, R1 जो है ये आपका न्यू एक्सचेंज रेट को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये E पॉइंट पे इंटरसेक्शन को दिखाता है। तो पहले जो है आपका जो रेट था वो
OR था, OR1 हो चुका है, तो ये जो है क्या आया है आपकी करेंसी के अंदर, डेप्रीशिएशन आया है। तो नॉर्मली जब हम डेप्रीशिएशन यूज़ करेंगे वर्ड और उसके साथ कोई अलग से टैग यूज़ नहीं करेंगे फॉरेन करेंसी या डोमेस्टिक करेंसी, मतलब डोमेस्टिक करेंसी के साथ जो हम क्या करेंगे डेप्रीशिएशन को या एप्रीशिएशन को यूज़ करेंगे जब तक कुछ एक्सटर्नल पॉइंट्स जो हैं हिंट करने के लिए हमारे पास ना हो। तो जब भी डेप्रीशिएशन लिखा हो तो हम कहेंगे डोमेस्टिक करेंसी की बात करें डेप्रीशिएशन में, एप्रीशिएशन की बात करेंगे तो भी हम डोमेस्टिक करेंसी को ही जो है क्या करेंगे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे हमारी करेंसी जो है क्या हो चुकी है, डेप्रीशिएशन आ चुका है ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट। अब हम देख लेते हैं कि अगर डिमांड जो है वो डिक्रीज़ होता है तो एक्सचेंज रेट पे क्या असर पड़ेगा। अभी तक हमने चेक किया था इंक्रीज़ होने से क्या होगा, तो करेंसी में डेप्रीशिएशन आ जाएगा। तो अगर डिमांड डिक्रीज़ होता है तो क्या होगा, इट विल शिफ्ट टू लेफ्ट वर्ड, कि भाई आपका जो डिमांड कर्व है वो क्या हो जाएगा, वो लेफ़्ट की तरफ क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा। और हम कहेंगे इनिशियल अगर डिमांड कर्व डी है आपका, ये डी जो है इनिशियल डिमांड कर्व है, जो मैंने ग्रीन से जो है इंक से जो है आपको नोट किया है, और रेड से हम क्या करते हैं आपको न्यू जो डिमांड कर्व जो डिक्रीज़ हो चुका है उसको शो करते हैं कि ये आपका न्यू डिमांड कर्व आ गया D2। तो ये आया किस वजह से है, तो शायद आपके जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, वो कुछ इस कदर चेंज हो गई कि आपको अब फॉरेन गुड्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और आपने उनकी जो है डिमांड जो है क्या करनी है, कम करना स्टार्ट कर दिया। तो अब आप बाहर से कुछ चीज़ परचेज ही नहीं करेंगे तो आपको उनको पे करने के लिए डॉलर या जो फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो आपको जो है फॉरेन एक्सचेंज की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी, पहले से कम होगी। तो जो गिवन जो रेट है OR की हम बात कर रहे थे, उस पे अब आपको जो है सिर्फ इतना फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, जो मैं मान लेता हूँ इसको मैंने लिख दिया है L। तो आपको इतना फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, जबकि मार्केट में जो सेलर्स हैं वो अभी भी क्या कर रहे हैं, वो ये अमाउंट जो है मार्केट में बेचना चाहते हैं जो इक्विलिब्रियम को शो करती है। मतलब ये एक्सचेंज जो है अभी भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बिकने के लिए आया हुआ है, मतलब इतनी सप्लाई मार्केट में अवेलेबल है फॉरेन करेंसी की। तो आपने सिर्फ ये अमाउंट जो है क्या कर लिया है, परचेज़ कर लिया है। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये जो यहाँ से जो है ये बचा हुआ पार्ट है, इसका नाम जो BE हमने रखा, ये क्या है, ये आपका है एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई, ये एक्सेस सप्लाई किसका है, फॉरेन एक्सचेंज का, क्योंकि डॉलर लोग जो हैं जो फॉरेन करेंसी उसको ज़्यादा बेचना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन पे होगा क्या, तो ये प्रीवियस वीडियोस में हम चेक कर चुके हैं कि जब भी एक्सेस सप्लाई होगा मतलब लोग डॉलर बेचना चाहते हैं, खरीदने वाले हैं नहीं। तो जो बेचने वाले हैं वो क्या करेंगे, वो बिडिंग जो है अपनी कम करना स्टार्ट करेंगे। मतलब वो जो वैल्यू है, जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ 50 रुपये फिक्स कर लिया कि $1 जो है 50 रुपये का था, तब वो इतना बेचना चाहते थे। और मान लेते हैं 200 है, यहाँ इक्विलिब्रियम जो अमाउंट है 200 बिलियन की बात कर लेते हैं। अब वो क्या करेंगे, 50 पे वो अगर एक्सचेंज नहीं कर पा रहे, $1 जो है वो 50 रुपये का है, तो अब वो क्या करेंगे, वो बिडिंग कम करेंगे। वो कहेंगे जी आप $1 50 का नहीं तो 45 में ले लीजिए, 45 रुपीज़ में आप ले लीजिए। तो जब ऐसा होगा तो एक्सचेंज रेट क्या होगी, फॉल होगी। और एक्सचेंज रेट फॉल होगी तो दो चेंजेस आपके सामने आएंगे कि जो आपका जो प्रेजेंट जो सप्लाई कर्व था, जिसको हम जो है पिंक से दिखा देते हैं कलर से, ये आपका जो इनिशियल जो है सप्लाई कर्व है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि एक्सेस सप्लाई थी, एक्सचेंज रेट कम होने लगी है। तो जो लोग सप्लाई कर रहे थे वो धीरे धीरे क्या करेंगे, अपनी सप्लाई को रीएडजस्ट करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि अब उनके उतने प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट्स जो है वो नहीं है। ठीक है जी। दूसरी तरफ क्योंकि एक्सचेंज रेट कम होने लगी है तो डोमेस्टिक जो करेंसी है, ठीक है जी, उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ने लगी है। वैल्यू जो है वो क्या होने लगी है, इंक्रीज होने लगी है। तो इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी। एप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है जी। तो ये डोमेस्टिक करेंसी में क्या आ गया है, एप्रिसिएशन आ गया है। और वैल्यू किसकी कम हो रही है, फॉरेन करेंसी की हो रही है। तो फॉरेन करेंसी में क्या है, ये डेप्रिसिएशन आया है, डेप्रिसिएशन आया। ठीक है जी। तो जिसकी वैल्यू कम होती है उसमें डेप्रिसिएशन होता है, जिस करेंसी की वैल्यू बढ़ती है उसमें एप्रिसिएशन होता है। तो फिलहाल जो एप्रिसिएशन डोमेस्टिक करेंसी में आया है ड्यू टू फॉल इन एक्सचेंज रेट। तो जब भी आपकी करेंसी के अंदर क्या आएगा, एप्रिसिएशन आएगा, तो आपके लिए विदेशों में चीज़ें खरीदना क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। और अल्टीमेटली जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा कि
आपका जो प्रेजेंट पे जो डिमांड था वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा, जिसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन इन डिमांड। और वो कब तक होगा, जब तक न्यू जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है E2 वो एस्टेब्लिश नहीं हो जाता। और जहाँ न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा वहाँ पे आपका एक्सचेंज रेट कम हो चुका होगा, मतलब आपकी डोमेस्टिक करेंसी में एक्सचेंज जो है अप्रिसिएशन आ चुका है। और आपका जो फॉरेन एक्सचेंज की जो इक्विलिब्रियम की अमाउंट है वो क्या हो चुकी है, जो पहले जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था उससे क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। अब आप कम एक्सचेंज जो है फॉरेन एक्सचेंज के साथ क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, आपकी ज़रूरतें जो है क्या हो चुकी हैं, कम हो चुकी हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअल में एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन जो है डोमेस्टिक करेंसी का उसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमने जो है दो चीज़ें देख ली हैं। तो जब भी डिमांड बढ़ेगा फॉरेन करेंसी के लिए तो एक्सचेंज रेट जो है इक्विलिब्रियम वो क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब देयर विल बी ए डेप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी। और जब भी आपका डिमांड जो है वो कम होगा तो एक्सचेंज रेट फॉल करेगा और आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसमें क्या आ जाएगा, एप्रिसिएशन आ जाएगा। इसको जो है रिटर्न फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है मैंने मेंशन किया हुआ है। और ये जो आपका जो है जो पॉइंट है ये आपका डिक्रीज़ इन डिमांड से जुड़ा हुआ है कि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड अगर डिक्रीज़ हो जाए तो क्या होगा, वो सभी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन कहाँ होगा, एक्सटेंशन कहाँ होगा। तो जो चीज़ हमने अभी डिस्कस की है उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे क्या किया गया है, दोबारा से लिखा गया है। तो ये आप रीड कर सकते हैं जब आप इस असाइनमेंट से आप होमवर्क करेंगे। और नेक्स्ट जो है वो आप पॉइंट देखेंगे तो ये जो पॉइंट है ये इंक्रीज को शो करता है कि डिमांड अगर आपका इंक्रीज़ हुआ है तो क्या क्या चेंज आएंगे, कहाँ पे एक्सटेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो उन सब चीज़ों को मेंशन किया हुआ है। तो ये इसलिए लिखा गया है कि जो आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप आंसर मेंशन करने वाले हैं किसी भी क्वेश्चन का और वो क्वेश्चन जो है चेंज से रिगार्डिंग है, चेंज इन डिमांड से रिगार्डिंग है, तो किन जो है मिनिमम पॉइंट्स को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स जो है सिक्योर कर सकते हैं। तो अभी जो हमारा जो है डिमांड का हमारा कॉन्सेप्ट पूरा हो गया, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अभी जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि अगर आपका सप्लाई जो है फॉरेन एक्सचेंज का उसमें शिफ्ट आए तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको सबसे पहले जो है यही पता होना चाहिए कि अगर मान लेते हैं एक डायग्राम आपके लिए ड्रॉ करें तो यहाँ पे आपका फॉरेक्स हो गया, जो फॉरेन एक्सचेंज है स्टॉक, ठीक है जी। यहाँ पे आपका एक्सचेंज रेट हो गया। तो जो सप्लाई कर होता है वो पॉजिटिवली सॉल्व्ड होता है, ये हम प्रीवियस वीडियोस में चेक कर चुके हैं, ठीक है जी। उसके लिए आप प्रीवियस वीडियोस दोबारा से देख सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है जी। तो अगर मान लेते हैं ये एक्सचेंज रेट है आपका और ये जो अमाउंट जो है क्या की जा रही है, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई की जा रही है OQ1। अब मान लेते हैं कि अगर आपका सप्लाई बढ़ जाता है किसी वजह से तो आपका जो सप्लाई कर हो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, S1 से S2 हो जाएगा। और अगर आपका सप्लाई अगर कम होगा तो वो क्या हो जाएगा, S1 से S3 जो लेफ्टवर्ड जो शिफ्टिंग है वो इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है जी। ये आपको पता होना चाहिए। ये माइक्रो में जो है जहाँ पे हमने डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया था, मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में किया था, तो वहाँ पे ये चीज़ें जो है क्लियरली जो हमने डिस्कस की थी कि इंक्रीज इन सप्लाई क्या कॉन्सेप्ट है, डिक्रीज इन सप्लाई क्या कॉन्सेप्ट है। एक चीज़ याद रखें कि जब भी एक्सचेंज रेट में पहले चेंज होगा और फिर जो सप्लाई में चेंज होगा तो उसको हम स्लोप से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं, एक कर्व के ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है जी। जबकि पहले सप्लाई चेंज होगा और फिर उससे एक्सचेंज रेट में चेंज आता है कि सप्लाई कर्व शिफ्ट हो चुका है तो उसको हम शिफ्टिंग से दिखाएंगे। और या तो आपका सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा या क्या हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है मैंने चीज़ें मेंशन की हैं डायग्राम के अंदर, आपसे जो बुक से लिया गया है। आपका जो ओरिजिनल जो सप्लाई कर्व है वो ये है, इनिशियल जो जिसको हम बोल देते हैं इनिशियल डिमांड कर्व जो है आपके लिए वो ये D जो है एज्यूम किया गया है, ठीक है जी। अब मान लेते हैं आपका जो सप्लाई जो है वो क्या हो चुका है, इंक्रीज हो गया। तो हमें पता होना चाहिए कि जब भी सप्लाई कर्व जो है इंक्रीज होगा किसी वजह से, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से हुआ है या फॉरेनर्स के जो है टेस्ट वगैरह कुछ इस तरीके से इंप्रूव हो गए कि वो आपके देश की चीज़ों को ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, तो आपके एक्सपोर्ट्स वगैरह बढ़ गए हो किसी वजह से, ठीक है जी। तो आपका जो सप्लाई कर्व वो क्या हो जाएगा, S से S1 कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही आपका सप्लाई कर्व S से S1 जो है शिफ्ट होगा तो जो गिवन एक्सचेंज रेट है, जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट जो हम E से नोट करते थे,
ये जो एक्सचेंज रेट है, और ये जो वो अमाउंट है जो फॉरेन एक्सचेंज की जो सेल और परचेज़ की जाती थी डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर। तो यहाँ पे इस एक्सचेंज रेट पे क्या हो गया है कि यहाँ तक तो क्या है, डिमांड और सप्लाई इक्वल है, लेकिन अब सप्लाई जो है वो बढ़ चुका है, तो एक्स्ट्रा जो है डॉलर जो है मार्केट में आ गया है। तो क्रिएट क्या हुआ है, वो एक्सेस सप्लाई क्रिएट हुआ है। एक्सेस सप्लाई जो है वो क्रिएट हो गया है। किसका क्रिएट हुआ है? फॉरेन एक्सचेंज का। कितना क्रिएट हुआ है? ई से लेके ए पॉइंट तक, ई से ए, ये ई और ये ए, तो ये जो गैप है आपका यहाँ से यहाँ तक, दैट इज़ नोन एज एक्सेस सप्लाई। तो ये आपने क्या कर दी है, एक्सेस सप्लाई जनरेट हो गई। और एक्सेस सप्लाई है डॉलर की, तो डॉलर की बिडिंग लोग ज़्यादा, मतलब लोग डॉलर लेके ज़्यादा घूम रहे हैं, डोमेस्टिक करेंसी में उसको चेंज करना चाहते हैं। तो ऐसे कंडीशन पे डिमांड करने वाले हैं ही नहीं, तो लोग क्या करेंगे, बिडिंग कम करेंगे, मतलब एक्सचेंज रेट जो है वो क्या होगी, फॉल होगी। और एक्सचेंज रेट फॉल होगी तो ये आपको जो है ना वीडियो पॉज करके आंसर देना है अपना कि डोमेस्टिक करेंसी में क्या आया है, एप्रिसिएशन आया है, डेप्रिसिएशन आया है। तो अगर एक्सचेंज रेट फॉल हुई है तो हमें क्या करना है, ये मानना है कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो इट मीन्स देर इज़ एप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी। और अगर एप्रिसिएशन आएगा तो क्या होगा, डिमांड में जो है क्या होगा, एक्सटेंशन आएगा, डिमांड जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अब एक्सचेंज रेट बदल रही है। और जो सप्लाई जो है उसमें क्या आना शुरू हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फॉरेन करेंसी की वैल्यू क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, डेप्रिसिएशन आ चुका है वहाँ पे। अब उनके लिए यहाँ प्रॉफिटेबल नहीं है। कब तक ऐसा होता रहेगा, जब तक दोबारा से जो है आपका जो इनिशियल जो डिमांड करो जिसमें हमने चेंज नहीं माना, और जो सप्लाई कर जो है न्यू, वो आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। और मान लेते हैं वो कहाँ करते हैं, E1 पॉइंट पे करते हैं, तो नया जो एक्सचेंज रेट है वो क्या हो जाएगा, वो R1 हो जाएगा, जो पहले से कम है। दैट शोज़ द एप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी एंड डेप्रिसिएशन इन फॉरेन करेंसी। और जो अमाउंट आप जो सेल परचेज कर रहे हो वो क्या हो जाएगा, OQ1 हो जाएगा, जो थोड़ा सा पहले से क्या होगा, एक ज़्यादा होगा। ठीक है जी। इसका अगर हम अपोजिट देखते हैं तो क्या होगा कि शायद सप्लाई में क्या आ जाए, डिक्रीमेंट आ जाए। और सप्लाई में अगर डिक्रीमेंट आता है तो हम क्या कर सकते हैं कि जो सप्लाई कर्व जो है वो क्या हो जाएगा, वो S से S2 की तरफ मूव कर जाएगा, लेफ्ट वर्ड जो है उसके अंदर शिफ्टिंग आ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन पे क्या होगा, दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं। येलो से हमने क्या कर लिया है, ओरिजिनल जो इनिशियल जो सप्लाई कर था उसको एज्यूम कर लिया, और ग्रीन से हमने क्या कर लिया है, जो ओरिजिनल डिमांड जो था उसको हमने एज्यूम कर लिया। इक्विलिब्रियम यहाँ पे है, ये एक्सचेंज रेट जो है इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है, और ये जो अमाउंट है फॉरेन एक्सचेंज की जो हम सेल और परचेज कर रहे हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर। अब जो है नया जो सप्लाई कर जो है वो हमने क्या किया है, पर्पल से शो कर देंगे इससे कि सप्लाई कर जो क्या हो गया, वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो गया है। नया सप्लाई कर जो है S2 बन गया आपके सामने। तो प्रेजेंट जो एक्सचेंज रेट है उसमें क्या दिक्कत आएगी आपको, कि वो शो करती है कि इकोनॉमी के अंदर ये जो अमाउंट है जो सेल परचेज की जाती थी फॉरेन एक्सचेंज की, अब ये अमाउंट जो है डिमांड को रिप्रेजेंट करेगी, और सप्लाई जो है वो सिर्फ जो है वो OL तक हम एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ तक है। मतलब इकोनॉमी के अंदर क्या क्रिएट हो चुका है कि डिमांड जो है वो OQ है और सप्लाई सिर्फ यहाँ तक है। तो मतलब ये जो है ये एक्सेस डिमांड बन चुका है जो B से लेके E तक है। और हमें पता है कि एक्सेस डिमांड अगर इकोनॉमी के अंदर है तो जो फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो क्या होगी, वो टेंड्स टू इंक्रीज़ करेगी। और अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज़ करेगा तो सीधी सी बात, हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो मतलब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देयर विल बी ए डेप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी और एप्रिसिएशन इन फॉरेन करेंसी, क्योंकि एक्सचेंज रेट के साथ उनका पॉजिटिव रिलेशन है। तो जब भी ऐसा होगा तो हमारे लिए विदेशों में चीज़ें खरीदना क्या होने वाला है, महंगा होने वाला है। तो हमारी डिमांड में क्या आने लग जाएगा, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन आने लग जाएगा। विदेशियों के लिए क्या होगा कि उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़ चुकी है, तो देयर विल बी ए एक्सटेंशन इन सप्लाई में एक्सटेंशन होगा। कब तक होगा, जब तक न्यू जो है इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आ जाता ओरिजिनल डिमांड के बारे में, इनिशियल डिमांड के बारे में, और जो न्यू जो सप्लाई आपका आया है वहाँ पे। और ये कहाँ पे आया है, E2 पे आया है, जो E2 पॉइंट है। और यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पे जो इक्विलिब्रियम रेट आई है वो R2 आई है। और जो न्यू जो फॉरेन एक्सचेंज जो सेल और परचेज किया जा रहा है वो क्या हो गया है, OQ2 हो गया है, जिसको हम जो इनिशियल इक्विलिब्रियम से क्या है, कम है।
ठीक है जी। तो एक्सचेंज रेट, ये बढ़ा हुआ एक्सचेंज रेट क्या है कि हमारी करेंसी क्या हो चुकी है, डेप्रिशिएट हो चुकी है, उसकी वैल्यू जो है वो क्या जा चुकी है, डाउन जा चुकी है। ठीक है जी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है रिटर्न में हम चेक कर लेते हैं। ये यहाँ पे मैंने क्या किया है, इंक्रीज इन सप्लाई को डिस्कस किया है, और क्या क्रिएट होगा वहाँ पे, एक्सेस डिमांड होगा या एक्सेस सप्लाई क्रिएट होगी, वो उसके बारे में बताया है। एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा उसके बारे में जो है डिस्कस किया है। ठीक है जी। और नीचे जो है यहाँ पे हमने बात कर दिया है डिक्रीज इन सप्लाई का जो है इम्पैक्ट इकोनॉमिक जो एक्सचेंज रेट है उस पर क्या होने वाला है। ठीक है जी। और करेंसी के अंदर एप्रिसिएशन आएगा या डेप्रिसिएशन आएगा उसके बारे में डिस्कस किया। तो ये वीडियो जो है यहाँ पे जो है एंड हम करते हैं, और मुझे लगता है कि भाई आपको जो है ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा कि डिमांड और सप्लाई में कैसे चेंज होता है, इकोनॉमी के अंदर एप्रिसिएशन कैसे आता है, डेप्रिसिएशन कैसे आता है, तो एप्रिसिएशन की कोजेज़ क्या हैं, डेप्रिसिएशन की कोजेज़ क्या हैं। तो आगे जाके इसको मोर डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी तक बस यहीं तक। क्वेश्चंस को एक बार चेक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में ही है, आप इनको टेक्स्ट बुक में क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एक बार इनको करके देखें, डाउट्स को जो है शेयर करें आपके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप्स हैं। ठीक है जी। और नीचे जो है ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो 4 क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो यही है कि इंक्रीज इन डिमांड का फॉरेन एक्सचेंज पे क्या इम्पैक्ट होता है, डिक्रीज इन डिमांड का क्या होता है, इंक्रीज इन सप्लाई का क्या होता है, डिक्रीज इन सप्लाई का क्या होगा। तो इन सब का जो है सब्जेक्ट मैटर आपको यहीं से मिल जाएगा असाइनमेंट से। 5th क्वेश्चन जो है वो अलग लिया है, जिसमें ये बताया गया है कि इफ़ यूएस डॉलर बिकम कॉस्टलियर, अगर यूएस डॉलर क्या हो चुका हो, महंगा हो चुका हो, यूएस डॉलर की जो है कीमतें बढ़ चुकी हैं, मतलब एप्रिसिएशन आ चुका है, डोमेस्टिक करेंसी में डेप्रिसिएशन आया है। ठीक है। इट इज़ गुड एज वेल एज बैड फॉर द डोमेस्टिक ग्रोथ, हमारी ग्रोथ के लिए क्या है, ये अच्छा भी है और बुरा भी है। ठीक है जी। तो जब भी डोमेस्टिक जो करेंसी के मुकाबले फॉरेन करेंसी क्या हो चुकी है, कॉस्टलियर हो चुकी है, महंगी हो चुकी है, तो विदेशों में आपके लिए चीज़ें खरीदना क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। और आपको पता है कि जो हमारा एग्रीगेट डिमांड जो होता है, जो आपने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा, वो है C+I + G + X - M। तो इंपोर्ट्स हमारे महंगे हो चुके हैं, तो आप क्या करेंगे, इंपोर्ट्स को कम कर देंगे। जैसे ही आप इंपोर्ट्स कम करेंगे तो आपका एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि इंपोर्ट्स माइनस में शो करते हैं, इट विल इंक्रीज़। और आपको पता है शॉर्ट टर्म में जो इक्विलिब्रियम आएगा वो वहाँ पे आएगा जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो क्योंकि इंपोर्ट्स कम हो चुके हैं तो आपका एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और आपका जो इक्विलिब्रियम जो आउटपुट है वो क्या होगा, पहले से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो ये विल हमारी क्या करेगा, हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो हम कहेंगे इट इज़ गुड। लेकिन बैड कैसे है, बैड इसलिए है कि क्योंकि हम जो है यूएस जो इकोनॉमी है वहाँ पे कुछ टेक्निकल्स या जो है ना कैपिटल गुड्स जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ से जो कुछ प्रोडक्ट्स हम परचेज़ करते हैं, मेडिसिन्स की अगर हम बात कर लें, तो वो हम डिपेंड करते हैं यूएस के ऊपर। और यूएस का डॉलर अब क्या हो चुका है, महंगा हो चुका है, तो हमारे जो इम्पोर्ट्स बिल बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ों की जो इलास्टिसिटी है वो क्या मिलेगी, आपको कम मिलेगी, तो आपको परचेज़ करना ही करना है। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन पे क्या होगा कि आपके इंपोर्ट्स बिल बढ़ जाएंगे, बैलेंस ऑफ जो पेमेंट है वो और जो है डेफिसिट में जा सकता है। ठीक है जी। वो बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। अभी जो है सिर्फ यहीं तक आप समझें कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को ये क्या कर सकता है, एडवर्स कर सकता है। तो इसको अगर आप समझेंगे या देखना चाहेंगे तो ये आपका जो बुक में जो है ना पेज नंबर जो है 357 पे जो है जो होट्स हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग स्कूल क्वेश्चन हैं, वहाँ से आप इसको क्या करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको एक बार चेक करेंगे।